घटना 11 फरवरी 2010 की है, जब एक ट्रक ड्राइवर का फोन पुलिस को जाता है। उसने बताया कि सर, मेरे ट्रक के नीचे एक अजीब सी ब्लैक कलर की पॉलीथीन रखी हुई है और इसमें मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ है। वैसे तो मैंने इसे छेड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वजनदार है और मुझे पक्का विश्वास है कि ये कचरा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग आकर यहाँ पर इसे चेक कर लीजिए। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि इसमें क्या हो सकता है। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस थैली को बाहर निकालती है और उसे सबसे पहले चेक करती है कि इसके अंदर किसी तरह का बॉम्ब वगैरह तो नहीं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी वहाँ से नहीं हुई कि पुलिस को इस बात का शक हो पाए कि इसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाए। और पुलिस ने जब उस थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक 30 साल की लड़की जेनिफर डाउनगर्टी की लाश थी। पुलिस ने जल्द से जल्द उसकी पहचान करने की कोशिश की और उसके घर वालों को बुलाने की कोशिश की, ताकि वो लोग आकर इस लाश को पहचान सकें और इस बात को पक्का किया जा सके कि आखिरकार ये लड़की कौन है। उसकी माँ वहाँ पर आती है और जैसे ही उसने अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखा तो उसका हाल बेहाल हो गया। लेकिन ये लड़की यहाँ पर कैसे आई और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे वीडियो मैं लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाली जेनिफर वैसे तो काफी ज्यादा आम बच्ची थी, लेकिन इसे हम आम नहीं बोल सकते क्योंकि वो अब 30 साल की हो चुकी थी। और बात अगर उसके दिमाग के बारे में की जाए तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि किसी 14 साल के बच्चे के जैसा। उसके माता पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहा करते थे कि हमारी बच्ची का आगे चलकर पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा उसे घूमने फिरने पर जोर दिया करते थे और उसका IQ लेवल ताकि बढ़ सके तो उसके घर वाले उसे छोटा मोटा काम दिया करते थे। और इसके अलावा जैसे कि उसे कहीं अगर बाहर जाना हो तो वो लोग उसे अकेले भेज भी दिया करते थे, ताकि ये थोड़ी अकेली घूमे, इसका थोड़ा दिमाग चले और इसका दिमाग थोड़ा विकसित हो पाए। वैसे तो उसके माता पिता उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे और यही कारण था कि 30 साल की होने के बाद भी वो लोग उसका पूरा ख्याल अभी भी रख रहे थे। दूसरी तरफ जेनिफर को भी अगर देखा जाए तो वो माहौल में काफी ज्यादा अच्छे से ढल जाती थी और यही कारण था कि उसके काफी सारे दोस्त भी मौजूद थे। वो जिससे भी मिलती, वही मिलने वाला व्यक्ति उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता। और सामने वाले को जब इस बात का पता चलता कि ये मेंटली तौर पर थोड़ी कमज़ोर है तो वो इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता कि यार देखो कितना ज़्यादा मानसिक तौर पर बीमार होने के बाद भी ये कितनी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। और इसी तरह काफ़ी सारे दोस्तों में उसकी एक पक्की दोस्त भी थी जिसका नाम था एंजेलिना। वो अब 17 साल की थी, लेकिन बात अगर इसके भी पास्ट के बारे में की जाए तो ये जब सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी तो इसके दिमाग पर एक चोट लगी, जिसके कारण इसका भी दिमागी संतुलन कुछ ज्यादा ठीक नहीं था और इसकी भी अब दवाइयां चल रही थी। एक दिन एंजेलिना ने जेनिफर से कहा कि क्यों न हम लोग मिलकर थोड़ी पार्टी वगैरह करें और थोड़ा एंजॉय करें। तो एंजेलिना ने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 2 लोगों में कैसी पार्टी, हमें कुछ ऐसे दोस्तों को और भी ढूंढना होगा जो कि पार्टी करना चाहते हो। तो जेनिफर ने कहा कि कोई बात नहीं, जो हमारे बाकी दोस्त हैं हम लोग उनसे भी पूछते हैं और जो पार्टी के लिए राजी होते हैं उनके साथ मिलकर हम लोग पार्टी करेंगे। और उन लोगों ने पार्टी की जगह डिसाइड की पिगी मिलर के घर को। दरअसल ये भी उनकी एक अलग दोस्त थी जिसे एंजेलिना और जेनिफर दोनों के दोनों बड़े ही अच्छे से जानती थी। उन लोगों ने अपने और दोस्तों को भी इनवाइट किया और इसी दिन यानी कि 10 फरवरी को जेनिफर अपने घर पर तैयार होती है और उसने अपने माता पिता से बताया कि हम लोग इस तरह सभी के सभी दोस्त मिलकर पार्टी करना चाहते हैं और वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी आने वाले हैं। जैसे ही इस बात का पता जेनिफर के माता पिता को चला तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम जाकर पार्टी करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। क्योंकि उसके माता पिता ये बात जानते थे कि जितना हमारी बेटी बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, वो उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी ये ज्यादा घूमेगी उतनी ज्यादा मैच्योर होगी और इसे बाहर की दुनिया का पता चलेगा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि यही बात इसकी मौत का कारण भी बन सकती है।
जेनिफर वहां जाने के लिए तैयार होती है और अपने पिता से कहती है कि हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो उसके पिता ने अपने साथ उसे गाड़ी में बैठाकर बस स्टैंड तक पहुंचाया और वहां पर जाने के बाद उसने अपने पिता से बाय कहा। और यही वो आखिरी बंदा था जिसने अपनी बेटी को जिंदा देखा। वो अपने उस दोस्त के घर पर पहुंचती है, पिगी के घर पर, जहां पर उन्होंने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो वहां पर पहुंचती है और उस पार्टी में आए सभी अपने दोस्तों से मिलती है। वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे जेनिफर ना जानती हो। वहां पर 6 लोग मौजूद थे, जिसमें पिगी मिलर, एंजेलिना, एम्बर, रिकी, मेलविन और रॉबर्ट शामिल थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो उसके सभी के सभी दोस्त वहां पर पहले तो पहुंचने पर उससे बड़े ही मजे से हाय हेलो करते हैं, लेकिन उन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग इसके साथ थोड़ा मजाक करें। लेकिन इस बात का उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये मजाक आगे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसे ये लोग संभाल ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले जेनिफर जैसे ही वहां पर पहुंची तो उसके उन दोस्तों ने उसके बैग से पैसे निकालने शुरू किए और उसके बाद उसके जो एटीएम कार्ड थे उन सबको भी छिपा लिया। जेनिफर ने जैसे ही अपना बैग संभाला और पाया कि ये तो खुला पड़ा है और इसके अंदर से काफी सारी चीजें भी गायब हैं, तो वो परेशान होने लगी। जब उसने अपने दोस्तों से कहा कि क्या तुम लोगों ने मेरी ये सारी की सारी चीज़ें ली हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो क्या, हाँ वो हमारे पास ही हैं। जब जेनिफर ने ये अपनी सारी की सारी चीज़ें वापस मांगनी चाही तो उन्होंने कहा कि चलो हम दे तो देते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सारे के सारे कपड़े उतारने होंगे। जेनिफर को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये शायद मेरे दोस्त ही तो हैं, ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिससे मैं परेशान हूँ। तो उसने वापस अपने फिर से कार्ड मांगने शुरू किए, लेकिन वो लोग शायद इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस लिए हुए थे। तो उनमें से 2 लोगों ने सबसे पहले जेनिफर को पकड़ा और बाकी जो बचे हुए लोग थे उन्होंने उसे गंजा करना शुरू कर दिया। इस बात को देखकर जेनिफर कुछ समझ नहीं पा रही थी और इतनी ही देर में वो कुछ समझ पाती तब तक उसका एक और दोस्त वहां पर आता है और उसने अपनी जो नेल पेंट थी उसको उठाकर जेनिफर के मुंह पर मारना शुरू कर दिया। उसके पूरे मुंह पर नेल पॉलिश लग चुकी थी और जेनिफर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार हम लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे या फिर तुम लोग मेरे साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे। तब तक उसकी एक और दोस्त किचन में दलिया बना रही थी। पता नहीं पार्टी में दलिया कौन खाता है, लेकिन वो दलिया का जो बर्तन था उसकी एक अन्य दोस्त वहां रसोई में जाती है और उसे उठाकर जेनिफर के सिर पर डाल देती है। जेनिफर अभी भी पूरी तरह से शॉक्ड थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ अब क्या हो रहा है और ये लोग चाहते क्या हैं। तब तक उसका जो दूसरा दोस्त था एल्विन, वो एक क्रिसमस ट्री पर जिस तरह की लड़ियां लगाई जाती हैं अपने यहाँ पर भी दिवाली पर जैसे यूज की जाती हैं, तो उसे उठाकर लाता है और वो पूरी की पूरी जेनिफर के ऊपर बांधनी शुरू कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि चलो अब इसे जलाते हैं और उसके बाद जेनिफर हमें डांस करके दिखाएगी। इसके बाद भी वो सभी लोग बैठकर सिर्फ इसी बारे में सोच रहे थे कि अब इससे ज़्यादा हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने में हमें मज़ा आने वाला है। दरअसल बात अगर जेनिफर के बारे में की जाए तो वो कुछ ऐसे टाइम पर आई थी जब उसके दोस्त सभी के सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और उस टाइम उन लोगों ने सिर्फ इतनी ही प्लानिंग बनाई थी कि हम लोग इस जेनिफर के साथ आने के बाद यहाँ पर कुछ थोड़ी ऐसी मस्ती करेंगे जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करेगी और हमें मज़ा आने वाला है। लेकिन उन लोगों ने भी ड्रिंक करने से पहले शायद ऐसा नहीं सोचा होगा कि बाद में वो लोग इसका इतना ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे। वो लोग अभी भी आपस में बातें कर रहे थे कि हमें इसके साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें और ज्यादा मजा आए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसे उठाकर अलमीरा के अंदर बंद कर देंगे। उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और जैसे ही उसे बंद किया तो उसके बाद बाहर आकर अपनी पार्टी शुरू करते हैं और एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर अभी भी बड़े ही बुरे तरीके से चिल्ला रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार अब मेरे साथ हो क्या रहा है, और ये बात तो उसे पहले से ही समझ नहीं आ रही थी कि ये सब उसके दोस्त होने के बाद भी ऐसा कुछ उसके साथ क्यों कर रहे हैं। वो लगातार काफी देर से चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज काफी देर से आ रही थी, जिसके कारण उसके साइड वाले अपार्टमेंट में मौजूद एक महिला ने ये आवाज सुनी और वो वापस घूमकर उनके रूम पर आती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी देर से सुन रही हूँ कि एक लड़की बड़े ही भयंकर तरीके से चिल्ला रही है
और वो कह रही है कि मुझे छोड़ दो। और ऐसा कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। वो महिला यहाँ पर आई उससे पहले ही उन लोगों ने जेनिफर को उठाकर एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और उसे उठाकर ले जाने वाला था मेल्विन। उस महिला के आते ही उन सभी लड़कियों ने और लड़कों ने बताना शुरू किया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ पार्टी कर रहे हैं और हम लोग माफी चाहते हैं कि आपको इस तरह की आवाजें आई और आप थोड़ी डिस्टर्ब हुई। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब की बार आपके पास ऐसी कोई आवाज ना आए और आप परेशान ना हो। जैसे ही वो महिला जाती है तो उसकी दोस्त रिकी उसे लेने के लिए उस कमरे में जाती है जहां पर उसका वो दोस्त मेल्विन उसे लेकर गया हुआ था। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि मेल्विन जेनिफर का रेप कर रहा है और उसने जल्द से जल्द मेल्विन से कहा कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मजाक करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, इससे जल्द से जल्द दूर हो जाओ और इसे बाहर लेकर चलो। और वो महिला भी वहां से इसलिए वापस चली गई क्योंकि उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता कि एक लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा हो और एक ये लड़की यहाँ पर खड़े होकर बड़े ही मजे से उसका मजा ले रही हो, क्योंकि आखिरकार वो भी एक लड़की है और वो समझ सकती है कि एक लड़की के ऊपर ऐसा कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए और ऐसा कुछ गलत यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। और यही बात सोचकर वो वहां से चली गई। वो लोग उसे लेकर वापस बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद उनके दिमाग में फिर से एक यही बात चल रही थी कि अब हम लोग क्या करें। उन लोगों ने कुछ नहीं किया और वापस उसे अलमीरा में ही फिट कर दिया और उसके बाद वो सभी के सभी लोग वहां पर बड़े ही मजे से बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने फिर से ये डिसाइड किया कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जेनिफर को और ज्यादा अजीब लगे। तो उन लोगों ने कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट था, मिर्च मसाले थे और कुकिंग ऑयल था, उन सबको मिक्स करके जेनिफर को पिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगाया कि ये इसके अंदर जाकर किस तरह का रिएक्शन देगा और ये इसके लिए एक फूड पॉइजनिंग की तरह काम करके इसकी जान भी ले सकता है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े अभी भी नशे में थे। इसी बीच उन्हें काफी ज्यादा भूख लगने लगी तो उनमें से 4 लोगों ने कहा कि हम लोग खाना लेने के लिए बाहर जा रहे हैं और बाकी बचे 2 लोग इसका थोड़ा ख्याल रखेंगे कि यह कहीं ऐसी हरकत यहाँ पर ना कर दे जिससे पड़ोस वालों को पता चले और वो लोग कुछ ज्यादा ही हमारे ऊपर शक करने लगे और ये पुलिस का मामला बन जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं। वो लोग जैसे ही खाना लेकर वापस आते हैं तो पीछे बचे 2 लोग उन्हें वापस आने के बाद बताते हैं कि ये हमारे सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रही थी और रो रो कर इसने बुरा हाल मचा रखा था। ये कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे घर जाना है। इस बात को सुनकर उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है और अब की बार क्या था, अब की बार तो जेनिफर के लिए जीने के लाले पड़ गए। तो रिकी और मेल्विन ने उसे वापस अलमारी से निकालकर लोहे की छड़ से मारने की कोशिश की। वो लोग उसे मार मार कर जब थक जाती हैं तो वहीं पर बैठ गई और उसे फिर से बांधकर अलमारी में फिट कर दिया और इसी तरह वो लोग शाम को बड़े ही मजे से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन उनकी नींद खुलती है और उन्हें पता चलता है कि रात को नशे नशे में उन लोगों ने इस मासूम सी लड़की का क्या हाल कर दिया, तो उनका पूरी तरह से दिमाग घूम गया और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यार हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मजा लेने के चक्कर में इसका कितना बुरा हाल कर दिया और अब अगर हालात अगर इसके देखे जाएं तो ये काफी ज्यादा बुरे हैं। जैसे ही ये अपने घर पर जाएगी और अपने घर वालों को बताएगी कि मेरे दोस्तों ने ही मेरे साथ कुछ ऐसा किया है तो हमारी तो स्यामत आ जाएगी, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोग बच पाएं और किसी को इस बात का अंदाजा ही ना हो कि इसके साथ क्या हुआ और ये कहां पर गई। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों ने रात को इसे अधमरा तो कर ही दिया था, अब पूरी तरह से मार डालेंगे। तो रिकी वहां किचन में जाता है और वहां से एक चाकू उठा कर लाता है, जिसके बाद रिकी किचन में जाता है और वहां से एक चाकू उठा कर लाता है। दूसरी तरफ मेल्विन ने उससे एक ऐसा नोट लिखवाया कि मैं इस तरह अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, मेरे अंदर दिमाग तक है नहीं और मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब हूँ और यही कारण है कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इतना लिखवाकर उन लोगों ने उस पेज को अपने पास रखा और मेल्विन ने वो चाकू अपने दोस्त से लेकर जेनिफर को पकड़कर बाथरूम में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसके पेट में, उसके फेफड़ों में और उसके गर्दन पर वो चाकू बड़े ही भयंकर तरीके से मारने लगता है।
अब इसने अंदाजा लगा लिया था कि शायद ये मर गई होगी और वो बाहर आकर अपना चाकू साफ करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त रिकी वापस अंदर जाकर देखता है तो उसने पाया कि अभी तो ये जिंदा है। मेल्विन को ये बात सुनते ही काफी ज्यादा और भी गुस्सा आया और अब की बार जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसने उसके शरीर पर लगभग 20 से 22 बार फिर से हमला किया और अब की बार तो उसके शरीर को काफी सारे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसके बाद उन सभी को एक प्लास्टिक के थैले में भरकर और जो उन्होंने उससे वो चिट्ठी लिखवाई थी वो उसकी पैंट की पिछली जेब में डालकर उसे पूरी तरह से बांधकर साइड में रख दिया। और उन सभी के दिमाग में अब सिर्फ यही बात चल रही थी कि अब इस थैले का क्या किया जाए। और आखिर में उन लोगों ने उस थैले को उठाकर उस ट्रक के नीचे पहुंचा दिया जहां पर उस ट्रक ड्राइवर ने पुलिस के पास कॉल किया था कि सर इस तरह यहाँ पर एक थैला है, प्लीज आप लोग आकर चेक कर लीजिए। पुलिस को वो थैला मिलता है और पुलिस जैसे ही उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो वहां पर उन्हें वो चिट्ठी भी मिलती है। जैसा कि आप लोग इस चिट्ठी को देख भी सकते हैं। पुलिस ने ये चिट्ठी पढ़ी और पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गई कि आत्महत्या करने वाला बंदा क्या अपने आप को इतने हिस्सों में डिवाइड करेगा और खुद ही एक थैले में बंद होकर यहाँ ट्रक के नीचे आकर घुस जाएगा। वाह क्या बात है, कातिलों को मतलब दिमाग तो क्या जबरदस्त था। तो पुलिस वालों को इस बात का तो पता चल ही चुका था कि इसका मर्डर हुआ है, लेकिन इसका मर्डरर कौन है इस बात को जानने के लिए जैसे ही उसके माता पिता को बुलाया जाता है, जेनिफर के माता पिता आते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी कल इस तरह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करने के लिए गई थी और उसके बाद उसके साथ हमारी कोई भी बात नहीं हुई। तो उसके सारे के सारे दोस्तों को वहां पर बुला लिया गया और उन्हें अलग अलग बैठाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की। सभी लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस अपने सवाल उन लोगों से पूछ रही थी वो सारे के सारे अपने अलग अलग दिए जा रहे थे। लेकिन 3 लोग ये भी मौजूद थे जिन्होंने इस बात को मान लिया था कि अब हम लोग चाहे कुछ भी कर लें हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि हम लोग सारी की सारी बातें पुलिस को बता दें और हो सकता है गुमराह ना करने के तौर पर शायद हमारी सजा थोड़ी कम हो जाए। तो पुलिस ने ये बात उनसे पूछनी चाहिए कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, और वो तो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हारे साथ पार्टी करने के लिए आई थी और तुम लोगों ने उसका ऐसा हाल कर दिया। तो पैगी ने बताया कि सर रिकी और एंजेलिना ये दोनों काफी ज्यादा दिनों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन एंजेलिना ने एक दिन देखा कि रिकी जेनिफर के पास कॉल किए हुए है और वो उसे प्रपोज कर रहा है। जेनिफर को भी इस बात का पहले ही पता था कि ये एंजेलिना के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसने इस बात के लिए हाँ भर दी और इस बात को लेकर एंजेलिना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और रिकी को भी इस बात का पता चल गया कि एंजेलिना को इस बात का पता है। तो उसने वापस एंजेला के पास जाकर इस बात के लिए माफी मांगी और उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इतने ज्यादा निराश मत हो, हम लोग कुछ ही दिनों बाद पार्टी करने वाले हैं जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड भी कर रखा है। तो मैं वहां पर उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगा कि तुम्हारा सारा का सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और हमारी शुरुआत सिर्फ इसी चीज से हुई थी कि हम लोग इसकी हद से ज्यादा बेइज्जती करेंगे और ये खुद इतनी ज्यादा निराश हो जाएगी कि आगे से कभी भी किसी के बॉयफ्रेंड के साथ बात करने तक में घबराएगी। और हम लोगों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस लेवल तक आगे बढ़ जाएंगे कि आखिर में इसकी जान लेनी पड़ेगी। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस ने ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद इस मामले को कोर्ट में पहुंचाया जाता है, तो कोर्ट ने पाया कि रॉबर्ट और पैगी इन दोनों ने तो किसी भी तरह से इसके ऊपर कोई भी ऐसा अत्याचार नहीं किया जिससे हम लोग इस बात को कह सकें कि ये लोग भी मुजरिम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये लोग वहां पर उस टाइम मौजूद थे जब जेनिफर के ऊपर ये सब अत्याचार हो रहे थे। तो हो ना हो अत्याचार को अगर होते हुए देखा जा रहा है और उसके बाद भी उसे रोकने के लिए किसी तरह का कदम ना उठाया जाए तो ये काफी ज्यादा गलत बात है और जुर्म देखने वाले को भी उतना ही बड़ा मुजरिम माना जाएगा। और वैसे भी रॉबर्ट और पैगी उसे बचा सकते थे क्योंकि जब वो चारों लोग रात को खाना खाने के लिए बाहर गए थे और खाना लेने के लिए गए थे तो यही 2 बंदे थे जिन्हें कि वो लोग पीछे छोड़ कर गए थे और इन्हीं के सामने जेनिफर ने काफी बार हाथ जोड़े थे कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो देखा जाए तो सजा तो इन्हें भी मिलनी चाहिए। जिसके बाद एम्बर, रिकी और मेल्विन को
मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन एम्बर के बारे में अगर देखा जाए तो उसने आते ही पुलिस के सामने ये बात कॉन्फेंस कर ली थी कि मैं ये सब मामला सारा का सारा साफ साफ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे मौत की सजा मत दीजिएगा। और दूसरी तरफ अगर उसे देखा जाए तो वो प्रेग्नेंट भी थी, जिसके चलते उसे लाइफ इन प्रिजन में डाल दिया गया और उसकी मौत की सजा घटा दी गई। लेकिन बात रिकी और मेल्विन के बारे में की जाए तो अभी भी उन्हें मौत की सजा ही मिली थी। इसके अलावा एम्बर को 40 से 80 साल के बीच की सजा सुनाई गई और पैगी को 35 से 75 साल की। इसके अलावा रॉबर्ट को भी, वैसे तो उसने किसी तरह का कोई भी जुल्म नहीं किया था, लेकिन उसने देखा जरूर था, जिसके चलते उसे 30 से 70 साल की सजा सुनाई गई। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट अर्नब दास को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।